अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग से मुराद ये है कि आप पहले हम ये देख लेते हैं थ्रेड क्या होता है। मतलब सी शार्प के अंदर अब तक जितना हमने काम किया है, वो हमने जितनी एप्लीकेशंस बनाई है, हम उन्हें कहते हैं कि वो आपने सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाई है। मतलब हम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक आप समझ लें कि हम कहते हैं कि थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। मतलब होता एक प्रोसेस है लेकिन लाइट वेट का मतलब ये है कि आपने कोई जो है ना कोई अपने पूरे इंटायर प्रोग्राम को एक जो है कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में। और किसी एक पार्ट को आप अलग से एग्जीक्यूट करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो आप उसको एक लाइट वेट प्रोसेस कह सकते हैं। अब बेसिकली हम सी शार्प में करते क्या थे? सी शार्प में हम जब भी कोई एप्लीकेशन लिखते थे तो हम उसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं लिखते कि भाई इसने अलहदा रन होना है या इसने अलहदा प्रोसेस में रन होना है। हम एप्लीकेशन रन करके छोड़ देते थे। इसको हम कहते थे सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, ठीक है, एक ही थ्रेड है। और इसको हम कहते थे प्राइमरी थ्रेड या मेन थ्रेड कहते थे इसको। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। मसलन कभी कभी कोई ऐसा काम होता है जो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ दो जॉब्स हैं। जॉब ए मतलब एक फ़ंक्शन है जॉब ए के नाम से, एक जॉब बी के नाम से फ़ंक्शन है। ये जो जॉब ए का फंक्शन है, जब ये मैं रन करता हूँ मेन के अंदर, यहाँ पर जब मैं इसको मेन के अंदर कॉल करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा जॉब ए और फिर मैंने किया जॉब बी। ये दोनों फंक्शन जो से हैं ये टाइम टेकिंग है। मतलब जॉब ए का जो फंक्शन अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये तकरीबन टाइम लेता है 20 सेकंड का टाइम लेता है। मतलब ये 20 सेकंड, इसमें मैंने ऐसी लॉजिक लगाई है कि ये 20 सेकंड में कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद एक जॉब बी का फंक्शन है वो 30 सेकंड में कंप्लीट होगा। मतलब ये आपका है 20 सेकंड्स का मतलब प्रोग्राम है पूरा, और ये 30 सेकंड्स का है, ठीक है। ये नहीं कि 20 सेकंड ये कंप्यूटर का प्रोसेसर स्लो है तो 20 सेकंड। असल में इस जॉब ए के अंदर कुछ ऐसे हो सकता है आईओ ऑपरेशंस हो रहे हों कि जिसकी वजह से प्रोसेसर तो बेचारा मतलब बिजी नहीं रहता, वो तो आइडल स्टेट में रहता है। लेकिन इसकी ये है क्योंकि जिस हार्डवेयर से ये डेटा इनपुट ले रहा है या जिस इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट कर रहा है वो स्लो है। तो जॉब ए जब आपका स्टार्ट होता है तो ये 20 सेकंड जो है ये कंप्लीट करने में लेता है। अब इस दौरान जॉब बी नहीं स्टार्ट हो सकती। जब जॉब ए कंप्लीट होगा तो जॉब बी स्टार्ट होगी। तो 20 सेकंड जॉब ए और 30 सेकंड जॉब बी, तो टोटल आपका प्रोग्राम 50 सेकंड का होगा। अब ये वजह नहीं है कि ये प्रोसेसर की वजह से 50 सेकंड लग रहे हैं। अगर आप जॉब ए को चला दें, अब 20 सेकंड बाद वो कंप्लीट होगा, साथ जॉब बी को भी स्टार्ट कर दें। लेकिन हम सी शार्प में कर नहीं सकते क्योंकि हम दोनों फंक्शन को एट ए टाइम कॉल ही नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पास ये जो बॉटलनेक है ये है सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की वजह से। अब मैं चाह रहा हूँ कि जॉब ए रन हो जाए अलहदा से, मेन के अंदर ना इसका असर आए। मेन ने जॉब ए को कॉल किया और भूल गया कि वो अपने रास्ते चलता रहे, ठीक है। और फिर जॉब बी को कहे भाई तुम भी आ जाओ, दोनों के इकट्ठे कॉल कर ले। उसका फ़ायदा क्या होगा? आपका प्रोसेसर ज़्यादा यूटिलाइज होगा, ठीक है। प्रोसेसर की कैपेबिलिटी तो है ना, आपका प्रोग्राम जो कैपेबल नहीं था। अब हमने इसको क्या है कि जी दोनों इकट्ठे हमने रन करने हैं, तो अब हम मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में स्विच कर रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स। तो इसका मतलब है जॉब ए को अलग थ्रेड में कॉल करेंगे और जॉब बी को मेन के ऊपर ही कॉल कर लेते हैं, चले, ठीक है ना। तो ये दोनों इकट्ठे रन हो जाएंगे फिर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जॉब ए को कॉल करने के लिए मुझे एक अलग थ्रेड बनाना पड़ेगा। तो थ्रेड को हम अभी सिंपल, अगर जितनी मैंने ये एक्सप्लेनेशन बताई है, हम थ्रेड को एक और डेफिनेशन में बता सकते हैं कि थ्रेड बेसिकली जो सा है एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है, ठीक है। आपने ओएस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब फ़र्ज़ करें जॉब ए का जॉब बी से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब जॉब बी जॉब ए पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जॉब ए और बी इकट्ठे स्टार्ट हो सकते हैं। अगर जॉब ए और जॉब बी में डिपेंडेंसी है कि मतलब जॉब ए ने कुछ ऐसा काम करना है जो बी को इनपुट चाहिए, तो बी वेट करेगा, नहीं है तो फिर वेट ना करे। इस केस में हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं दोनों को इकट्ठे चलाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं दोनों को इकट्ठे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो फिर मैं जॉब ए को ऐसे कॉल नहीं करूँगा। फिर जॉब ए के लिए मुझे एक थ्रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस जॉब ए के अंदर मैंने क्या किया जो 20 सेकंड लेगा, ये देख लेते हैं पहले। जॉब ए के अंदर मैंने एक मैसेज लिखा है, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो लिखा हुआ आएगा कि भाई ये 20 सेकंड का फंक्शन है और 1 सेकंड के इंटरवल से ये एक लूप का आइटरेशन चलाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा? मैंने इसमें स्टार्ट टाइम भी लिख दिया ताकि ये जब जॉब स्टार्ट होगी, फंक्शन कॉल होगा तो स्टार्ट में टाइम आ जाएगा, और फंक्शन जब कंप्लीट होगा तो स्टार्ट एंड पे टाइम आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि 20 सेकंड का 20 सेकंड का 20 का लूप मैंने चलाया हुआ है, और हर एक लूप में 1 सेकंड का डिले लिया हुआ है, ठीक है। ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड, ये
1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो 1000 का मतलब ये है, तो मैंने थ्रेड डॉट स्लीप को, ये जो थ्रेड डॉट स्लीप का फंक्शन है ये आपको आपके मेन एग्जीक्यूशन पाथ को स्टॉप करता है, इतनी देर के लिए पॉज करता है, ठीक है। तो ये 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर 1 सेकंड के लिए। तो ये प्रोग्राम आपका 20 सेकंड लेगा। इसी तरह जॉब बी जोन सा है इसका, इसके अंदर भी एक लूप मैंने 15 का लूप चलाया हुआ है, लेकिन इसमें 2 सेकंड का डिले डाला हुआ है, 2 सेकंड्स का स्लीप डाला हुआ है। तो 2 सेकंड का मतलब ये कि ये 15 दफ़ा चलेगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2, ये टोटल 30 सेकंड में कंप्लीट होगा। मैं दोनों के इकट्ठे चलाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, अब मैंने सबसे पहले, अब क्योंकि मैं मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में आना चाह रहा हूँ, तो मेन के अंदर जॉब ए को डायरेक्ट कॉल नहीं करूँगा, वरना वही गड़बड़ होगी जो मैं कह रहा था आपसे। अब मैंने क्या किया, एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग की। सिस्टम डॉट थ्रेडिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद मेरे पास एक क्लास है, उसका नाम है थ्रेड स्टार्ट। ये एक डेलीगेट है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा डेलीगेट के बारे में। ये एक डेलीगेट है, अगर देखें इसको टूल टिप में भी देखें, थ्रेड स्टार्ट इज़ अ डेलीगेट, मीन्स के फंक्शन पॉइंटर है। मैंने इसको एक न्यू करके बनाया डेलीगेट, और इसको अपना फंक्शन दे दिया जॉब ए। इस पॉइंटर को मैंने कहा भाई ये मेरा एक फंक्शन है, ये तुमने अपने पास याद रखना है। अब टी एस जो है वो जॉब ए के फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में मैंने एक थ्रेड की क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया टी ए, और उसके कंस्ट्रक्टर में ये टी एस पास कर दिया, ये वाला पॉइंटर पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि दूसरे लफ्ज़ों में मैंने टी ए को अपना फंक्शन इनडायरेक्टली भेज दिए। क्यों? क्योंकि ये पास करने का मतलब इसके पास मेरा फंक्शन है, तो जब टी ए होगा, टी ए के पास जॉब ए वाला फंक्शन आ जाएगा। अब ये हो गया जी, मैंने एक थ्रेड को एक फंक्शन असाइन कर दिया। अब उस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं लिखूँगा टी ए डॉट स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट लिखूँगा तो इट विल कॉल माई फंक्शन जॉब ए। अब जॉब ए का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये 20 सेकंड यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि ये स्टार्ट का मतलब ये अलग से थ्रेड बन गया। अब ये टी ए जोन से ये एक नया थ्रेड बन गया है, और जब ये थ्रेड बन गया है तो अब ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब मेन इसका वेट नहीं करके मेन सीधे नीचे आ जाएगा। ये नीचे आएगा तो इसको मैंने कहा भाई जॉब बी को भी कॉल कर लो, तो इसने क्या किया, इसने जॉब बी को भी कॉल कर लिया। अब ये फंक्शन भी चल रहा होगा और ये फंक्शन भी चल रहा होगा। ये मेन ने खुद चलाया और ये मेन ने अलहदा से ऊपर वाले को एक थ्रेड में चला दिया। तो ये ऊपर वाला जो जॉब ए है ये एक चाइल्ड थ्रेड है, इसको आप कह सकते हैं चाइल्ड थ्रेड के अंदर ये चल रहा है, या फिर आप इसको कह सकते हैं सेकेंडरी थ्रेड, ठीक है। ये जो जॉब चल रहा है ये मेन थ्रेड के अंदर चल रहा है, मतलब मेन के अंदर ही चल रहा है। तो अब ये जॉब ए जॉब बी दोनों इकट्ठे चलेंगे, एट द सेम टाइम दोनों कॉल होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया आपका मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में। अब ये तो सिंपल था, जॉब ए का फंक्शन हमने कॉल कर लिया, इसके अंदर लूप लगा हुआ है जी, ये 20 मरतबा लूप चलता है। अब एक और फंक्शन है जॉब सी, वो कहता है भाई मुझे जो सा है ना, आप बताओ कितनी दफ़ा लूप चलाना है, मतलब इस फंक्शन को इनपुट भी भेजनी है। अब आप अगर किसी फंक्शन को आप इनपुट भेज रहे हैं, तो फिर ये जो है ये कहता है सॉरी भाई मैं तो सिर्फ उस फंक्शन को हैंडल कर सकता हूँ जिसको इनपुट कुछ भी ना हो। जॉब ए को कुछ इनपुट नहीं थे, तो ये इसने थ्रेड को पास कर दी, बड़े आराम से रन करवा। अब अगर मैं लेट्स सपोज इसको कहता हूँ कि जी आपने जॉब सी को रन करवाना है, तो ये जॉब सी के रन पे एरर दे देगा, कहेगा भाई जॉब सी को तो एक फंक्शन इनपुट भी जा रही है, सॉरी मैं नहीं हैंडल कर सकता इसको। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ऐसा फंक्शन है जो आपने थ्रेड के अंदर कॉल करना है, लेकिन उस फंक्शन में इनपुट भी जा रही है, अगर इनपुट भी जा रही है तो वो इनपुट की टाइप क्या है, हो सकता है उसमें इंटीजर इनपुट जा रही है, हो सकता है कोई एरे जा रही हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, किसी टाइप का भी डेटा टाइप हो सकती है, ठीक है। अभी हम उसको बाद में देखेंगे, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनपुट जा रहा है उस फंक्शन को। तो फिर हम एक अल्टरनेट तरीका है हमारे पास, फिर हमारे पास एक और क्लास है जिसको हम कहते हैं, एक और डेलीगेट टाइप है जिसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड थ्रेड स्टार्ट, पैरामीटराइज्ड थ्रेड स्टार्ट, ठीक है। पैरामीटराइज का मतलब होता है पैरामीटर। तो ये थ्रेड स्टार्ट जो डेलीगेट है ये आपसे कहता है कोई ऐसा फंक्शन जिसमें कुछ इनपुट जा रही है वो मुझे बता दो। लेकिन अब इसकी एक कंडीशन है, ये कहता है कि आपने कोई ऐसा फंक्शन जो मुझे देना है जिसमें इनपुट जा रही है, उसमें इनपुट की टाइप जो होगी वो ऑब्जेक्ट होगी। मतलब आपने किसी फंक्शन को इंट भेजना है, फ्लोट भेजना है, स्ट्रिंग भेजना है, सब की पेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए आप अपने फंक्शन को जब भी डिक्लेयर कर रहे हैं और इसके थ्रू करना है थ्रेड को कॉल, मसलन अब मैंने आगे वही थ्रेड को दे दिया, बाकी तो आगे वही है, ठीक है, ये तो सेम है, सिर्फ मैंने इसको TS1 में जो फंक्शन दिया है उसमें एक इनपुट जा रही है, एक इनपुट, लेकिन वो इनपुट भी इसकी मर्ज़ी के हिसाब से होगी और उसकी टाइप होगी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आपने एक फंक्शन बनाया जॉब सी, इसको एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आप भेजेंगे, ठीक है, भेजेंगे तब जब इसको कॉल करेंगे। तो अब मैंने जब इसको कॉल करना है तो मैं लिखूँगा डॉट स्टार्ट,
ऊपर वाले स्टार्ट में कुछ नहीं भेजा था, नीचे वाले स्टार्ट में आप यहाँ से 10 भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं ये जो 10 है इस फंक्शन को भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसको, ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर पास हो जाएगा। अब क्योंकि ये फंक्शन है यहाँ पर जॉब सी, अब 10 उसमें इंटीजर आ रहा है लेकिन यह एज ए ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ आप इंट नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ इंट लिखेंगे तो फिर वो गड़बड़ ऊपर वाला कर देगा। ये देखें, ये कह रहे हैं कि भाई टाइप ऑब्जेक्ट ही होनी चाहिए, बेशक आप इंट भेजो लेकिन टाइप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो। जब आपने टाइप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की यहाँ पर, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये कि 10 एज ए ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फिर आपने उसको आगे यूज़ करने के लिए उस 10 को आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको आगे यूज़ कर लिया आप, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था कि आपने किसी फंक्शन को इनपुट भेजनी है तो आप उसको पैरामीटराइज थ्रेड स्टार्ट के थ्रू कॉल करवाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप उसको जो भी भेजेंगे वो ऑब्जेक्ट के तौर पे भेजेंगे। अगर एरे भी भेजनी है तो उस ऑब्जेक्ट में एरे भेज दें, ठीक है। अगर सिंपल इंटीजर भेजना है तब भी, फ्लोट, स्ट्रिंग, जो भी है, और फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर लें। एक तीसरा भी तरीका है जिसमें आप ओरिजिनल टाइप से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमारे थ्रेड्स तक यही बहुत है। जब सिंक्रोन आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये हम उसमें खुद भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक ये था कि आपने सिंपल फंक्शन को कैसे कॉल करना है थ्रेड में, और आपने पैरामीटराइज फंक्शन को कैसे कॉल करना है। अगर आप चाहते हैं जॉब बी को भी आपने कॉल करना है तो आप यहाँ पर एक और बना लें, ये जो 3 लाइनों वाला कोड है वो यहाँ लिख दें। तो आपका ये हो जाएगा कि ये जॉब ए बी मेन में भी हो रहा है, ये TS2 हो जाएगा, TA2 हो जाएगा, और इसमें जॉब भी भेज दें और यहाँ से TA2 को भी कॉल कर लें। अब जॉब बी आपका डायरेक्ट भी कॉल हो गया, और एक फंक्शन को आपने मेन में भी कॉल किया, थ्रेड में भी। अब जॉब बी का फंक्शन एट अ टाइम 2 दफ़ा चल रहा होगा, जॉब ए एक दफ़ा चल रहा होगा और जॉब सी भी एक दफ़ा। तो आप समझें कि आपके मेन के अंदर 1 2 3 4 फंक्शन एट द सेम टाइम चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर को अब आप फुली यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। तो ये था जी हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग जो कि C# में हम करते हैं।